बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की रूसी सदर से मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि रूस ने पाकिस्तान के साथ बार्टर सिस्टम के साथ तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की है। दूसरी जानब सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया गया है। 8 निकाती एजेंडा भी जारी किया गया है। इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को बिजली की कीमतों में मज़ीद 5 रुपये फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, रऊफ हसन साहब की जानिब से कहा गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुके हैं उनको दोबारा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये जो दो ग्रुप्स थे, इसके हवाले से बानी PTI ने कल मुलाकात के लिए अडियाला जेल तलब कर लिया है। देखिए वहाँ से क्या खबर आती है, लेकिन इसमें दो चार बड़े अहम वाक़यात हैं जी। पहली बात तो यह है कि जो आज साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब को निशाना बनाया गया है बाजोड़ में, और वो शहीद हुए हैं अपने पहले इतला थी कि 3 शहादतें हुई हैं, अभी इतला है कि वहाँ 5 शहादतें हुई हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये दहशतगर्दी का वाक़या, और ये डामर डोला गए थे अपने भतीजे की इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए, तो वहाँ पर ये अटैक हुआ है और उसमें IED और एक्सप्लोजिव से इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो उड़ाई गई हैं, और वहाँ पर ये दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, मुख्तलिफ वहाँ पे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ जो रहनुमा थे उनसे मुलाकात हुई है। तो प्रेसिडेंट पुतिन से जो मुलाकात है वो बहरहाल आम है, क्योंकि और ताजिकिस्तान से भी जो मुख्तलिफ बात चल रही है, एक तो रशिया से ऑयल और बाकी बार्टर सिस्टम, और हम भी ज़ाहिर है कि अब एक दुनिया पाकिस्तान मतलब दुनिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की तरफ और उस तरफ जो है अपनी पोजीशनिंग कर रहा है। और उसके बाद जो है वो ताजिकिस्तान के साथ ज़ाहिर है कि जो हमारी बंदरगाहें हैं, हमारी जो पोर्ट्स हैं, तिजारत के रस्ते हैं, तो उसमें ये वस्ती एशिया के सारे मुल्क उसमें बड़ी अहमियत रखते हैं। मुल्की सियासत के हवाले से जो है वो इस पर मैं कोई मज़ीद बात तो नहीं करूँगा सवाए इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, अच्छा मैं इसको जो करारदाद आई थी अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की जानिब से, वो तो उसके ऊपर तो एक मुख्तलिफ राय थी, और ईवान नुमाइंदगान की तरफ से जो बात आई थी उसको भी मेरा ख़्याल है कि हमारी मुख्तलिफ यहाँ से बयान आता है। लेकिन आज जो बयान आया है वो बयान है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, आई रिपीट, ये उनका बयान आया है। और यहाँ पर मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून को भी कुछ देर पहले, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हम 21 स्लाइड अगर दिखाएं तो उनका ये कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब का जो गिरफ़्तारी का मामला है वो बख़ैर खूबी इन मामलात को आगे लेकर जाएगा, इवॉल्व इन मच पॉजिटिव वे, उनकी तरफ से आया है। और डॉन इसको इसी तरह से, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि उनके स्पोक्स पर्सन ने इसकी वजाहत की है, फिर उसके बाद 22वीं कि UN चीफ, ठीक है ना, तो ये एंटोनियो गुतेरेस की तरफ से बयान आया है कि वो जो हैं वो करंट सिचुएशन को देखते हैं कि वो मज़ीद बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के अंदर जो हैं ये मामला तय होंगे, और खान साहब के हवाले से ख़ास तौर पे मैं इस बयान को अहमियत दे रहा हूँ। मैं ईवान नुमाइंदगान के बयान को भी अहमियत दे रहा था। मैं जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की तरफ से, और अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ये बात कि इसको बख़ैर खूबी, इसमें यानी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत जो मामला हैं वही, लेकिन किसी एक मुस्बत अंदाज में ये सियासी बहरान ख़त्म होगा पाकिस्तान का। अच्छा, तो ये बात बहुत अहम है कि अब दुनिया हमारे सियासी बहरान को देख रही है, और दुनिया ये कह रही है कि आप कोई रास्ता, कोई अपना टर्मोइल, अपना ये जो खलफशार है, इसको किसी अंदाज में दुनिया से मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, आपको उनकी पोजीशनिंग हालिया दिनों में इसराइल तो उनके पीछे ऐसे लगा हुआ था कि जैसे उनको पता नहीं अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें, और अक़वाम मुत्तहिदा है ये, ठीक है, इसमें एक अमेरिका नहीं है, इसमें 193 मुल्क हैं, और हम एक आलमी बरादरी में, तो हमें अपने
अंदरूनी इंतशार को हम अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पे ले गए, जो एक इंतहाई मेरा ख्याल है कि बहैसियत एक पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत एक अजब सा मामला है कि इस वक्त जब हम मतलब महीनों या बरसों से बात कर रहे हैं कि जी आप अंदरूनी इंतशार को ख़त्म करें, तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अभी बात कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में हमारी सिक्योरिटी मुतासर हो रही है, उसके नतीजे में हमारी मईशत जो है, यानी कल जो 4 जुलाई है, 4 जुलाई की शब यानी 5 जुलाई की जो स्टार्ट तो 12 बजे से हो जाएगी ना, तो पेट्रोल पम्प्स बंद होने जा रहे हैं शायद, और वो हड़ताल पे जा रहे हैं, और पता नहीं मुज़ाकरात अल्लाह करे कल कामयाब हो जाएं। पेट्रोल पम्प की हड़ताल का मतलब है कि ये आपके जो बसें और ड्राइवू और मोटरवेज़ पे और इधर उधर सारे, और मतलब पूरा मुल्क रुक जाता है। तो उम्मीद है कि वो बात सुनेंगे और आवाम की परेशानियां जो हैं पहले ही उसमें पेट्रोल पम्प्स अपने जो भी ख़दशात हैं उसको किसी और अंदाज में मुज़ाकरात करेंगे, बजाय इसके कि परेशान हाल आवाम के ऊपर जो है वो पम्प्स बंद करके, मतलब उनके भी ज़ाहिर इश्यूज़ होंगे, ये नहीं कि मैं उनके इश्यूज़ को, लेकिन पम्प्स बंद हो गए तो फिर उसके नतीजे में तो पूरा मुल्क रुकेगा। तो उनको कोई रास्ता, और हुकूमत को भी कोई रास्ता निकालना चाहिए कि ये मामलात को संभालें। और बाकी जो है वो एहतजाज हो रहा है बजट के ऊपर, एहतजाज के अलावा तो कोई बात हो ही नहीं रही, और एक इंतशार सा है पूरे मुल्क में, एक हिजान की कैफियत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल बयान दे रहे हैं कि आप इसको, इन मामलात को खुश असलूबी से, इसका मुनासिब लफ्ज़ ये हो सकता है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी इंतशार है, और ख़ास तौर पे जो खान साहब के हवाले से बात है, उन्होंने कि उसको खुश असलूबी से पाकिस्तान उम्मीद करते हैं वो, कि इससे ज़्यादा तो बात कोई कह नहीं सकता। तो ये उनकी तरफ से बात आ गई है। दूसरी जो बात है फिर दहशत गर्दी का वाक़या जो पेश आया है आज, और वो तो ये कांस्टेंट है, दहशत गर्दी तो कांस्टेंट है, और बाकी माशी दहशत गर्दी है जो अवाम के सर पे 200 अरब डाल दिए गए हैं, और उसके नतीजे में ऊपर पूरा छोड़ दिया एलीट को, और यहाँ तक ले गए सूरत हाल को कि दुनिया आपसे बात कर रही है। बड़ा अनयूजुअल स्टेटमेंट है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से। बहुत अच्छे आदमी हैं, और बहुत मतलब है कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं सारे, मतलब पूरी दुनिया में इनकी शख्सियत बहुत इज़्ज़त की निगाह से इनको देखा जाता है इसराइल के अलावा, क्योंकि वहाँ पर इतनी सख्त इन्होंने करारदादें, और वहाँ पर आपको पता है कि उनके ऊपर तो इल्ज़ाम लगा दिया था कि इनकी जो ज़ेली तंजीम है इनको रोका हुआ है वहाँ पर इमदादी तंजीमों को। तो बहरहाल ये अब देखें कि हम किस तरह से इस बहरान से निकलते हैं। अच्छा जी, पहले तो ज़रा शुरू करते हैं ना, ये जो इजलास हुआ है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो इजलास जारी है, ये बहुत अहम है। उसमें उसकी वजह यह है कि ये रवायती, तो इसमें ज़ाहिर है कि अब एक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक फ़ोरम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे बहुत बड़ा, ये अगर रीजन था तो वो आप समझ लें कि वो एक ग्लोबल लेवल पे ब्रिक्स है, लेकिन ये जो रीजनल लेवल पे भी है, ये रीजनल लेवल पर भी अब रीजन कुछ फैल गया है, क्योंकि पहली दफ़ा इसमें बेलारूस बतौर एक रुकन आया है, और दूसरी जो हम पाकिस्तान के तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ क्योंकि वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान तो मेंबर है 2017 से, जयशंकर जो हैं वो इंडिया से आए, उनके वज़ीर ख़ारजा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जाके मिलेंगे, मॉस्को का दौरा करेंगे अगले हफ्ते गालिबन। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो ये है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन भी वहाँ पे पहुँचे हैं, और उनकी जो मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से हुई है वो मुलाकात काफ़ी तवील हुई है और काफ़ी अरसे के बाद हुई है, और उसमें तैयब एर्दोगन जो हैं उन्होंने दावत दी है प्रेसिडेंट पुतिन को कि वो दौरा करें। वो दौरा काफ़ी अरसे से ड्यू है, कोई 1 साल से हम बात सुन रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन दौरा करेंगे तुर्की का, लेकिन कई वजूहात की बुनियाद पे वो दौरा नहीं हो रहा। लेकिन अब जो है ये मुलाकात एक तो तवील हुई है। प्रेसिडेंट एर्दोगन जो हैं दुनिया के उन चंद रहनुमाओं में से हैं जो एक ही वक्त में बड़े क्लोज कांटेक्ट रखते हैं पुतिन के साथ भी, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी। तो उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे, आपको पता है नेटो के जो मुल्क रेजिस्ट कर रहे थे यूक्रेन को, उसमें मतलब उसमें जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल हंगरी का था, टर्की का था, बाकी मुल्क सारे। तो ये जो है ये टर्की की बड़ी अहमियत, और टर्की में इस वक्त एक टर्मोइल है वो सीरिया के हवाले से वहाँ पे, क्योंकि और सीरिया पे टर्की और रशिया की पॉलिसी अलग है, लेकिन उसके बावजूद कई पॉलिसीज़ मुख्तलिफ हैं, कई पॉलिसीज़ पे एक साथ है मुल्क। तो ये बड़ी खूबसूरत सफारतकारी इस वक्त चल रही है। तो इस दौरान जो है ये मुलाकात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रेसिडेंट जो पुतिन है उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से भी
प्रीमियर शी जिनपिंग से भी इम्पोर्टेंट होगी। ये तुर्की और चाइना के दरमियान एक थोड़ी सी खलीज रही है पिछले चंद सालों में, लेकिन अब कुछ अरसे से 2-4 सालों से या 8 सालों से तकरीबन कुर्बत आना शुरू हुई है तुर्की की और चाइना की। और अब तुर्की तो बड़ा एक्टिव है मिडिल कॉरिडोर पे, ये जो बात मैंने पहले भी की थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है वो उसमें बड़ा है। हूथीज़ ने आज, अभी मैं रशिया से ही रिलेटेड एक और बात है, क्योंकि ये बात एक कही जा रही है कि कहीं हूथीज़ और रशिया का कांटेक्ट है आपस में, और हूथीज़ जो हैं वो उनके पास जो मिसाइल्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहा है मगरबी मीडिया भी और चैटर बॉक्स और मुख्तलिफ जो उनके जो वेबिनार्स वगैरह हो रहे हैं उस पर कहीं मौका मिलते तो ये बात कर रहे हैं कि जी हूथीज़ के पास जो है वो, लेकिन हूथीज़ ने जो एक ताज़ा तरीन हमला किया है वो उन्होंने बहरे अहमर में नहीं किया, किसी जहाज़ पे। और मैं यहाँ राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, ये मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, 12th स्लाइड, उन्होंने हैफ़ा को निशाना बनाया है। अच्छा, वो क्लेम कर रहे हैं कि हैफ़ा को निशाना बनाया और हाई वैल्यू वहाँ पे एक इस कोई टारगेट है, हाई वैल्यू टारगेट या कोई स्पेसिफिक टारगेट है जिसको उन्होंने हिट किया है। अच्छा, न्यूज़ वीक को मैं कोट कर रहा हूँ कि मैंने जो बात की है कि क्या रशिया और हूथीज़ के राब्ते हैं आपस में, तो ये न्यूज़ वीक 16 स्लाइड, ख़बरें सेंसिटिव हैं तो फिर रेफरेंस देना ज़रूरी है ताकि आप उसको, तो 16 स्लाइड अगर हम दिखाएं तो प्यूटिन जो हैं वो क्या क्रूज़ मिसाइल्स दे रहे हैं, ये एक मगरबी मीडिया में चल रही, जो गलत भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये बात चूँकि चल रही है तो, लेकिन जो हैफ़ा पे अटैक है हूथीज़ का जो ये क्लेम है कि ये 12वीं स्लाइड दोबारा एक दफ़ा देख लें, यमन हूथीज़ क्लेम अटैक ऑन वाइटल टारगेट मतलब बंदरगाह पे वाइटल टारगेट क्या है अभी तक ये हमारे सामने क्लियर नहीं हुआ, कोई जहाज़ हैं क्या है, लेकिन ये हैफ़ा की बंदरगाह को जहन में रखें कि ये वो हैफ़ा की बंदरगाह है जो 1.2 बिलियन डॉलर्स में अदानी ग्रुप ने ली थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी, जयशंकर तो हम तो फ़ैन हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं हमेशा, मगर कुछ उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो इस कदर अजब अंदाज में बैकफायर हुई हैं, इस कदर अजब अंदाज में बैकफायर हुई हैं। मतलब उनका जो ये था ना लार्जर दैन लाइफ, और मतलब है कि मोदी है तो इंडिया, ये वाला जो चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा चंद कुछ गूफअप किए हैं उन्होंने। एक तो हैफ़ा पे उन्होंने 1.2 बिलियन का अदानी ग्रुप ने कहा कि अच्छा, फिर उसके साथ जो उनकी जो मतलब जब उन्होंने इसको ख़रीद के बात करनी शुरू की ना, तो ये मैं न्यूज़ 18 अगर इंडिया देखिए इस तरह से दुनिया, ये सितंबर 14 स्लाइड, इंडियाज़ आंसर टू चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अ मेजर रेलवे डील विद यूएस, सऊदी अरेबियन यूएई, ये नहीं था आईएमएफ कभी कोई इसका तस्वुर ही नहीं था। ये पहले ही दिन जब अनाउंसमेंट हुई थी, जो लोग गुफ्तगू सुनते, मैंने कहा था ये नहीं होगा, मतलब एक मतलब ये कैसे इन्होंने कह दिया कि हो रहा नहीं था, वजूद ही नहीं था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आगे से क्या कहा, ये फर्स्ट पोस्ट अगर मैं देखूं सितंबर की 15वीं स्लाइड, हाउ इंडिया और मेडिटेरियन कॉरिडोर स्टैंड्स अप टू चाइनाज एक्सपेंशन BRI प्रोग्राम। अब ये नहीं, ये ख़त्म ही हो गया, किससे ख़त्म हुआ, हैफ़ा को उन्होंने हिट किया है हूथीज़ ने, तो ये तो मतलब है कि देखिए ना, अब आपने मतलब इंडिया ड्रैग हो रहा है इसमें, क्योंकि हैफ़ा आपने ख़रीदी, वहाँ पे इसराइल में आप पहुँचे, फिर उसके बाद ये जो अजीत देवल दौरे कर रहे हैं, फिर असला दे रहे हैं, फिर मतलब है कि अजीब किस्म के इन्होंने उसकी सेंसिटिविटीज़, और अगर वहाँ पर आप सुने जो इस वक्त देखिए बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर राहुल गांधी साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जिक्र किया वहाँ पे और ज़रूरत की बात की, तो कि मुसलमान और पीस और अमन होना चाहिए और ये सारी बात की, अच्छा लगा। बहुत बड़ी आबादी है पड़ोस में, उसमें ना सिर्फ ये कि मुसलमानों की बात है, बल्कि ये कि हिंदू जो हैं वो भी सुकून चैन से, और क्रिश्चियन, एक अच्छा लगा। ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन ये जो सिचुएशन बनी ना कि मिडिल ईस्ट में जाके हैफ़ा में और वहाँ बंदरगाह सारी, तो अदानी वो अब हिट किया उन्होंने हूथीज़ ने। अब क्या टारगेट, वो तो ख़त्म हो गया ना प्रोजेक्ट ही, वो था ही नहीं आईमैक, वो कोई था ही नहीं, पहले ही दिन से नहीं था, लेकिन बहरहाल चले उन्होंने बना लिया था, वो तो गज़ा के मलबे तले वो आईमैक शाइमैक तो सारा दफन हो गया। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि जो एमोस होस्टन है, वो जो नुमाइंदा खसूसी हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के, वो जो एनर्जी को डील करते हैं,
वो पेरिस पहुँचे हैं। अब पेरिस में इस वक्त हालात बड़े अजब से हैं क्योंकि मैक्रों का इलेक्शन है और मैक्रों के सामने लिपेन अगला सेकंड राउंड उनका साथ है, लेकिन वो फिर भी पेरिस पहुँचे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट मैक्रों ने का एक फ्रांस का एक असर है बहुत ज़्यादा लेबनान पे और इस जगह, और वहाँ से उन्होंने बात की है नेतन्याहू से, प्रेसिडेंट मैक्रों ने, और उन्होंने बात की है कि हिज़्ब लेबनान की तरफ मत आगे मत जाना, मतलब यहाँ पर रोको मामलात को लेबनान के साथ एक, लेकिन झड़पें चल रही हैं। और जो शेख नईम कासिम है जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल तो सैयद हसन नसरुल्लाह हैं, तीसरे सेक्रेटरी जनरल, लेकिन जो शेख नईम कासिम है वो जब से हिजबुल्लाह का क़याम अमल में आया है, ये उम्र में बड़े हैं और मतलब इनसे मुलाकात को और छोटा मोटा एक इंटरव्यू भी इनसे कर चुका हूँ। तो नईम कासिम साहब जो हैं ये जब से हिजबुल्लाह बनी है 1992 से ये उसके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी ये परमानेंट, और उससे पहले ही अमल तहरीक जो थी उसमें ये थे, जो मूसा सदर की जो अमल मूवमेंट थी। और फिर उसके बाद ये जो है आयतुल्लाह मोहम्मद फजलुल्लाह एक बड़ा नाम है लेबनान के, ये नजफ़ से इनका ताल्लुक़ था और ये आके सेटल हुए थे उसके बाद, यानी इराक़ से ये चले गए थे सद्दाम हुसैन और उससे पिछले दौर में ये जाके लेबनान में सेटल हुए थे। तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर इनके ये शागिर्द हैं, उनके जो आयतुल्लाह फजलुल्लाह जो हैं उनका 2010 में इंतकाल हुआ, तो उन्होंने कभी हिजबुल्लाह ज्वाइन नहीं की, लेकिन कहा जाता है कि हिजबुल्लाह की जो पूरे नज़रियात हैं वो आयतुल्लाह फजलुल्लाह की जो तालीमात हैं उनसे मुतासिर हैं, ठीक है। तो हिजबुल्लाह पे बहुत गहरा असर है, तो उनके शागिर्द जो हैं वो फिर इसके तो उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कंडीशन रखी, उन्होंने कहा है कि गज़ा में जैसे ही जंगबंदी होती है, जैसे ही गज़ा में जंगबंदी होती है, यानी जो पीस अमन माहिदा चल रहा है, तो यहाँ जो लेबनान इसराइल की जंग है वो हम यहाँ पर ये बंद कर देंगे, यहाँ जंगबंदी हो जाएगी फौरी तौर पे, क्योंकि जैसे ही वहाँ जंगबंदी होगी ये जो यहाँ जो ये खुला हुआ है और फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात की तरफ चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा बयान है हिजबुल्लाह। मैंने कहा ना, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बहुत रिस्ट्रेन हिजबुल्लाह कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये कि अगर फैली तो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाएगी, तो सारे मुल्क इसको रोकना चाह रहे हैं। तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है, जो अलमदाइन को मैं कोट कर रहा हूँ 5वीं, शेख कासिम जो हैं उन्होंने कहा है कि कंडीशन सीज़ फायर की, और साथ ही उनकी जो कंडीशन है उसमें यही है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अगर इसको दाएँ बाएँ रखेंगे, इसको दाएँ बाएँ करेंगे, तो यानी आधी इधर आधा तीतर आधा बटेर करेंगे, तो फिर जो है वो मतलब ये देखें ना, सीज़ फायर हॉस्टिलिटीज़ गज़ा में बंद करेंगे तो ये लेबनान, मतलब उनकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना वो कि अच्छा। फिर तीसरी जो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, और चूंकि इसको ईरान की न्यूज़ एजेंसी कोट कर रही है तो इसलिए ये मुलाकात इम्पॉर्टेंट है। 7वीं स्लाइड हम कोट करते हैं, फिर डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि इस मामले में बहुत से मुल्कों की जो सफारतकारी है वो इसमें बहुत से मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं, खामोशी के साथ या पब्लिकली, और उनकी इंटेलिजेंस उनके जो हैं वो मतलब इसका फॉलो आउट बहुत ज़्यादा ना हो, यूरोप में ना हो, दुनिया में ना हो, तो इसको रोकने की कोशिश हो रही है। तो जर्मन जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ बल्कि, उन्होंने मुलाकात की है शेख कासिम से। सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं बहुत से मौक़े पे वो पीछे करके, तो शेख कासिम जो हैं यानी थोड़ा सीनियर पोजीशन उनकी कम है, लेकिन वो चूँकि 1992 से ही मौजूद हैं इसी सीट पे, शुरू से ही मौजूद हैं, जब से हिजबुल्लाह बनी। सेक्रेटरी जनरल तो 2-3 तब्दील हुए, तो वो बहुत ज़्यादा मामलात को समझते हैं। तो उन्होंने उनसे फिर जर्मन इंटेलिजेंस के लोगों ने कि यहाँ पर मामलात ख़राब ना हों। और तीसरी जो मुलाकात है वो मुलाकात जो है वो दोहा में हुई है, और दोहा में तालिबान के साथ अभी जो तालिबान का डेलीगेशन वहाँ गया हुआ था 2 रोज़ा, ये पहला मौका था कि वहाँ पर तालिबान की यानी तालिबान के हवाले से कोई ऐसा इजलास हुआ है जिसमें तालिबान का डेलीगेशन खुद शरीक हुआ है, और तालिबान का डेलीगेशन शरीक हुआ है। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है
वो ये कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ सोहेल शाहीन मौजूद थे। सोहेल शाहीन जो हैं उनको तालिबान ने, जो तालिबान हुकूमत है, उन्होंने सोहेल शाहीन जो हैं उनको नामज़द किया हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा में अपना सफ़ीर, लेकिन अभी तक चूँकि दुनिया ने तस्लीम नहीं किया तो इसलिए वो, लेकिन मुख्तलिफ जो ओहदे हैं वो दी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पर उनकी जो है वो मुलाकातें हुई। उसमें कोई 20 ममालिक बशमूल पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान पे जो नुमाइंदगान खुसूसी हैं वो मौजूद थे। उसमें चाइना भी है, उसमें जो है वो रशिया भी है, उसमें अमेरिका भी है, टॉम्स वेस्ट भी हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई तालिबान के डेलीगेशन की। लेकिन इसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अच्छा उसमें प्रिजनर्स एक्सचेंज होने की बात हो रही है कि तालिबान की तरफ से कहा गया है कि गुंतानामो बे में, एक तो ये है कि फ़ंड्स वगैरह आप रिलीज़ करें और ये सारी दुनिया से, आलमी बरादरी से बात हुई है। दूसरी बात ये हुई है कि जी प्रिजनर्स इनके पास 2 अमेरिकन हैं, तो उन्होंने कहा है कि बाकी गुंतानामो बे पे जो हमारे कैदी हैं उनको आप रिलीज़ करें, छोड़ें। तो वो प्रिजनर स्वैप की भी बात हो रही है। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो NBC रिपोर्ट कर रहा है, और NBC ये कह रहा है, जो उनका एक बड़ा नशरियाती अदारा है, वो ये कह रहा है कि अमेरिका जो है वो ये गौर कर रहा है कि तालिबान से किसी तरह बात करे और दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए तालिबान को अपने साथ मिला ले। अच्छा, द एनिमी माई एनिमी, अच्छा ये जो है ना, ये अब बड़ी एक अजब सी बात है कि तालिबान को बाइडेन, अच्छा इसके ऊपर अभी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसके, ये कौन सा तबका है अमेरिका का और ये कौन सी एजेंसी है उनकी या कौन सा, तो उन्होंने एक ख़बर, ज़ाहिर है कि एक आइडिया पनप रहा है तो उसको फ्लोट किया है कि भाई तालिबान, लेकिन क्या तालिबान यहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान अमेरिका की मदद लेंगे दाइश के अगेंस्ट? ये तो एक मतलब वो तालिबान खुद ही मतलब उनकी बका एक मसले का शिकार हो जाएगी, और उनके मुतहारिब ग्रुप्स जो हैं तो अमेरिका की मदद लेंगे, या अमेरिका उनको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस देगा जो कि वो और किसी को नहीं देगा, और चाइना किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, और रशिया किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, और ईरान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, और पाकिस्तान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो दाइश के ऊपर तालिबान, ये लेकिन ख़बर जो है ना, इसको हम दोबारा देखें NBC की, मतलब ये इसको आप जितना ज़्यादा पढ़ें उतनी ज़्यादा आपको हैरत होती है कि भाई अभी तो गए हैं यार, ये क्या अमेरिका की पॉलिसी जो है ना, दोबारा देखें इसको। फर्स्ट लाइन, एनिमी ऑफ माई एनिमी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वेज वर्किंग विद तालिबान टू कम्बैट दाइश खुरासान। अच्छा, अब ये जो उनकी जब से पुल आउट हुए हैं तो उनकी दाइश को ट्रेस करने की कैपेबिलिटी कम हो गई। फिर इसमें रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले दिनों जो इधर हुआ गज़ा के हवाले से भी उनकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, अफ्रीका में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इराक़ वगैरह में फुटप्रिंट कम हो गया है, तो यहाँ पे दाइश दोबारा ना बन जाए तो उनको एक शायद फुटप्रिंट चाहिए अमेरिका वगैरह वगैरह। लेकिन इसके ऊपर चाइना और रशिया, अच्छा आज शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात बड़ी अहम है ना SCO में, वो बड़ी, वो मैं आपसे कह रहा था कि 40 से ज़्यादा मुलाकातें दोनों में हो चुकी हैं, और एक तो मुलाकात हो रही है ना पुतिन अर्दोगन, शहबाज शरीफ साहब अर्दोगन, उनकी शी जिनपिंग से भी शहबाज शरीफ साहब की होगी। तो ये, लेकिन जो मीटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो तो शी जिनपिंग और पुतिन की है, और शी जिनपिंग और प्रीमियर शी जिनपिंग और अर्दोगन की मुलाकात होती है तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर अर्दोगन और पुतिन की तो हो गई, वो तो हो गई मुलाकात, तो बड़ी एक्सटेंडेड मुलाकात रही। अच्छा, तो ये जो है ये बहरहाल बड़ी तेज़ी के साथ मामला जो हैं ये हो रहे हैं। अच्छा, उधर जनाब प्रेसिडेंट बाइडेन का रौला पड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि मैं जो तकरीर कर रहा था, बड़ी शदीद उनके ऊपर उसकी मजम्मत हुई है ना कि आप तकरीर में आपने क्या किया है, मतलब बाइडेन के साथ खड़े हुए आपने क्या परफॉर्म किया है। मतलब 90 मिनट का जो उनको एक मामला दरपेश रहा है, तो उसकी उन्होंने वजह बताई है कि मेरे साथ क्या हुआ है, और वजह उन्होंने ये बताई है कि मैं जब मुबाहिसे के लिए खड़ा हुआ तो मैं सो गया। अच्छा, यहाँ मैं स्काई न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, 11वीं स्लाइड। वो कहते हैं कि मैं सो गया, मैं ट्रम्प बोल रहा था तो स्टेज के ऊपर ही मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। अब ये जो बात है, ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो स्टेज पे कैसे सो गए। वो सो गए वो तो उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि मैंने पहले दिन इतना सफ़र किया, सफ़र से मतलब जो ट्रैवल किया दुनिया भर का, कि जो है वो उसके नतीजे में ये हुआ कि वो स्टेज के ऊपर मेरी आंख लग गई, मुझे इतना ट्रैवल करना नहीं चाहिए था।
और आंख लग गई, और बस वो आंख लगी थोड़ी सी मेरी, झपकी सी आई तो पता चला कि वो मुबाहिसे में गड़बड़ हो चुकी है। मगर ये बात बड़ी अजीब सी। अच्छा, इसका नतीजा भी ये निकला कि जनाब वो वहाँ पर अब कल जो है गालिबन 25 डेमोक्रेट्स जो हैं वो जाएंगे और प्रेसिडेंट बाइडेन से गालिबन रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मिस्टर प्रेसिडेंट आप साइड पे हो जाएं। जैसे 1968 में जॉनसन जो प्रेसिडेंट थे, अच्छा जॉनसन जो हैं ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ये नायब सदर थे। इनके सदर को गोली लग गई थी और सदर का नाम था कैनेडी। तो ये कैनेडी के नायब सदर थे। तो कैनेडी को जब गोली लगी तो उसके 2 घंटे बाद या 2 घंटे को 10 मिनट 8 मिनट ऐसे जो है वो वहाँ पर इन्होंने फिर हलफ उठा लिया था सदारत का। कैनेडी को जब जॉन एफ कैनेडी को जब मारा गया तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने हलफ उठा लिया। अगले साल फिर ये प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन फिर उसके बाद 68 में एक टर्म तो इन्होंने गुजारी। 68 में फिर क्या वजह हुई कि इन्होंने जो है मतलब मुख्तलिफ़ कहानियाँ बयान होती हैं कि इन्होंने ये टीवी पे आए और इन्होंने कहा कि एक रात पहले ये काफ़ी मायूस थे, मुजाहरे हो रहे थे वियतनाम के बारे में, इनके लोग बड़े ख़िलाफ़ थे सारे। तो ये आए और इन्होंने टीवी पे आके अनाउंस किया कि मैं सदारत से दस्तबरदार रहा हूँ, सदारती दौड़ से। और ये उस ज़माने का न्यूयॉर्क टाइम्स अगर हम देखें तो जॉनसन से ही वोंट रन हॉल, उन्होंने वियतनाम के हमलों को रोकने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हनोई जो है वो पीस मूवमेंट को उससे मुज़ाकरात होंगे। तो इससे पहले ये हो जाए, वाशिंगटन पोस्ट उस ज़माने का देखें तो लिंडन बी जॉनसन जो हैं टेल्स नेशन ही वोंट रन, रिस्ट्रिक्ट्स रेड्स ऑन नॉर्थ वियतनाम, जॉनसन डिक्लेयर्स ही वोंट सीक और एक्सेप्ट नॉमिनेशन। अच्छा, अब इशू ये है कि इसको अब लोग मिला रहे हैं अमेरिका में, इसको लोग मिला रहे हैं कि अगर ये काम जो है ये कर सकते थे वहाँ पर जो है वो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने जैसे ऑपेड लिखा है पूरा 23वीं स्लाइड कि अगर वो कर सकते थे लिंडन बी जॉनसन डिड इट इन 1968, बाइडेन कैन डू इट टू। तो बाइडेन भी कर सकते हैं अब कि वो भी आए टीवी पे और कहें कि भाई मैं जो हूँ वो अपने वापस लेता हूँ। तो ये एक माहौल वहाँ पे बनना शुरू हो गया। अब 25 लोग जो हैं वो जाके उनसे मिलेंगे और मुज़ाकरात करेंगे, उनको कायल करेंगे डेमोक्रेट्स कि सर प्लीज़। अच्छा, 2 शख्सियात ऐसी हैं, एक तो वहाँ पर नाम चल ही रहा है ना, और वो नाम हमें पता है कि वो चल रहा है अच्छा, राइटर्स ने पोल छाप दिए, पोल करवाया और पोल छाप दिए। और पोल जो है राइटर्स का तो वो ये कह रहा है कि जी 8th स्लाइड कि हर 3 में से 1 डेमोक्रेट कह रहा है कि वो उनको निकल जाना चाहिए, यानी इलेक्शन से आउट हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जो मिशेल ओबामा है, वो मिशेल ओबामा हमने पहले जिक्र किया था कि साबिक सदर की अहलिया, वो जो हैं वो ट्रम्प की वर्स्ट नाइटमेयर हो सकती हैं। अच्छा, एक जो है वो उसमें कहा जा रहा है कि जी कैमिला हैरिस। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि उनके एकदम से तेज़ी आ गई है जब से इन्होंने कहा है ना, और वो डेमोक्रेट्स बोलना शुरू हो गए हैं, मतलब डेमोक्रेट्स बोलना शुरू हो गए हैं। और ट्रम्प ने जो बाइडेन साहब ने उसकी वजाहत पेश की है ना कि मेरी आंख लग गई थी मोबाइल से, उसके बाद तो सर पकड़ के बैठ गए सारे कि भाई ये कैसे हुआ। तो उन्होंने, अच्छा आपको पता है ना ये फ्रांस गए थे, फिर नॉर्मंडी गए थे, फिर उसके बाद ये नेटो की मीटिंग्स सब कुछ। तो उन्होंने कहा मुझे ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, इससे पहले मुझे रेस्ट करना चाहिए था। तो इन्होंने चूँकि, लेकिन वो तो कहानी ही बन गई, कहानियाँ पूरी दुनिया में बन गई तो एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग की वजह से। तो अब वो वहाँ पर एक मसला ऐसा है जो जिसमें देखना ये है कि क्या ये प्रेसिडेंट बाइडेन को कल शाम तक या इसी हफ्ते फैसला हो जाएगा कि क्या प्रेसिडेंट बाइडेन हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आंख लग गई थी। एक ऐसा फिक्रा है मुबाहिसे के दौरान कि मैं सो गया था कि मतलब लोग कह रहे हैं कि एक मिनट यार, ये मुबाहिसा इसलिए ख़राब हो गया है कि बाइडेन सो गए थे और ट्रम्प जाग रहा था। ट्रम्प मतलब ये कैसे हुआ है। तो कल जो है बरतानिया में इलेक्शन है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली मुतवक्को है। 14 साल के बाद लिबर पार्टी वहाँ पे वापस आती है और फिर मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि लिबर पार्टी अगर जीतती है तो वहाँ पर जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, क्योंकि लिबर पार्टी जो है ना, वो मैंने पहले भी कहा था, लिबर पार्टी वो हकूक, अवाम, पब्लिक, वो जो उनका स्लोगन भी रेड है, वो बड़े यानी मतलब है कि होता है ना कि वो उनका एक वो कंजर्वेटिव टोरी ज़रा थोड़े से जो है ना वो। तो ये अगर वापस आती है लिबर पार्टी
तो ये इनसे लोगों को बड़ी तवक्को है कि बहुत अच्छा होगा, ना सिर्फ ये कि बरतानिया के लिए बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया के लिए। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, IMF की जानब से हुकूमत पाकिस्तान को बिजली की कीमत में मज़ीद 5 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ये IMF के सामने हुकूमत इतनी बेबस क्यों है? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, तो हो गया ना, तो बजट हो गया अप्रूव, और अब तो हम बेबसी और कोई बात कर नहीं सकते। अब तो ये है कि शायद 20 तारीख तक उनका डेलीगेशन आएगा और उसके बाद वो देखें कि अगला उनके साथ मुआहदा कैसे होता है। ये जो अफरा तफरी है इस वक्त इस बजट के आने के बाद, और एकदम से जो इसकी मंजूरी हुई है, और किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात इस पे नहीं हो सकते किसी बात पर भी। अगर कोई देखें, होता ये है कि जब निगोसिएशंस हो रही थी उस वक्त, तो एक भरपूर और कई जगहों पे देखें, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि ये मुमकिन था कि जरदारी साहब का दौर हो, और जो मैंने कल भी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गिलानी साहब हों या राजा परवेज़ अशरफ हों, और अमरीकी ईवान नुमाइंदगान से ये करारदाद आ जाए, फिर यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप करे, और फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान आ जाए। बात सारी ये है कि यहाँ से क्या कोई सफारतकारी हुई, कोई बात की गई इस अरेंजमेंट की तरफ से, या कुछ भी नहीं कहा गया। और ये जो है ये यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, और उनका वर्किंग ग्रुप भी नहीं है, ये उनके सेक्रेटरी जनरल हैं। दूसरी बात यह है कि जो या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती, मामला यहीं तय हो रहे थे ना, अक़वाम मुत्तहिदा तक तो नहीं गया ना मामला, अमेरिका के ईवान नुमाइंदगान तक तो नहीं गया ना मामला, जब यहाँ धरना। और देखें, उसमें बात ये होती है कि अच्छा कहें बुरा कहें, जो जैसे भी कहें जैसे, लेकिन एक उम्मीद होती है ना कि तो ये ऐसे करेंगे हम। भाई खान साहब, जो भी हो आप, तब्दीली आई नहीं आई, लेकिन एक कोई आपका नारा होता है ना, हकीकी तब्दीली आएगी, ये होगा, हम बेहतरी लेकर आएंगे, मईशत को ठीक करेंगे, मतलब कोई ना कोई नारा होता है जो लोगों को उम्मीद दिलाता है। कौम को उम्मीद तो दिलाते हैं ना आप। लेबर पार्टी कह रही है कि ये सत्यानाश हुआ है, हम इसको ठीक करेंगे, बस आपको नारा देते हैं ना, काउंटर। और नारा क्या है इस वक्त? कौम को कुर्बानी देनी होगी, FBR अपना टारगेट पकड़ के लोगों को पैसे नहीं अचीव करेगा, सिमें बंद हो जाएंगी, वो किसकी होंगी, कैसे पेट्रोलियम। ओ भाई, आप ये इसकी कोई वर्किंग नहीं हुई पहले कि भाई इस बजट के क्या असरात होंगे, मतलब करवाएंगे, दिखाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम भाई मतलब है कि और शहबाज शरीफ साहब को ये बात डिस्कस करनी चाहिए थी अवाम के साथ। अब देखें, हम मतलब एक ताजिकिस्तान रूस के साथ तेल होगा, ओ भाई वो तो लॉन्ग टर्म, अभी क्या फौरी तौर पे क्या होगा, कल तेल ख़त्म हो रहा है या पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि इनके क्या इस अरेंजमेंट ने कैसे सारा का सारा हाथ पैर छोड़ के और आवाम के ऊपर डाल दिए मलबा। कोई अब डिस्कशंस कोई होता है ना कि कोई प्री बजट सेमिनार्स हो रहे हैं, कोई मुझे क्या दिलचस्पी है इस बात में कि कौन सा रहनुमा वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा PTI में। ओ भाई, PTI के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि इसमें ये नहीं उन्होंने कहा कि क्या करें, खान साहब को रिहा करें। उन्होंने कहा खान साहब के साथ बेहतर मामला तय करके बेहतर मामला देखें ना, और पाकिस्तान का इंतजार ख़त्म होगा। और वो क्या कहेगा, और दुनिया क्या कहेगी आपसे, आप ख़त्म ही नहीं, आपके चक्कर में पूरे रीजन में अफरात। ईरान में आप देखें कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया, सानेहा, और वहाँ इलेक्शन होके नई क़यादत आ रही है, वो गम में भी हैं, उम्मीद भी है उनको कि तब्दीली आएगी और बेहतरी होगी, सारी होगी। सऊदी अरेबिया को देखें, UAE को देखें, आप ये सेंट्रल एशिया को देखें, आप ये मतलब मुल्क किस तरह से, ये समझ ही नहीं आ रहा। मैन मेड क्राइसिस यहाँ पे, वो मतलब इधर एक मामला ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। कौम को उलझाया हुआ है, पूरे कौम को, कि ये PTI के कितने टुकड़े होंगे। ओ भाई, ये इस वक्त ये सिक्योरिटी, ये इशू है। सारा इशू ये है कि वो एक पॉलिटिक, और वो दूसरी पार्टियां भी लगी हुई, वो जैसे इन मराइल से नहीं गुजरी। मतलब इशू में इसमें शहबाज शरीफ साहब को आगे बढ़ के मामलात को, या नवाज शरीफ साहब को, उसको उससे नफरत है, उसको उस शक्ल नहीं देखना चाहता वो। ओ भाई, अब ये मुल्क का मामला है, सिक्योरिटी क्राइसिस। अब देखिए, हमला हुआ है आज, इससे ये मुस्तकिल छोटे छोटे वाक़यात पेश आ रहे हैं सोशल अनरेस्ट की वजह से।
तो अब इसको उम्मीद करते हैं कि ये ख़त्म करेंगे मामलात को इस तरह। लोग प्रॉपर जंगों में तुर्की को देखें, उनका सीरिया के साथ मसला, वो कहाँ लिबिया तक इन्वॉल्व में कितनी आउटरीच कर गए हैं, मतलब मैं अब इस पर क्या बात करूँ। 12 अच्छा, अब ये है इसमें कि ये एक तो ये कि बहुत बड़ा ब्लंडर हैफा की बंदरगाह पे अदानी ग्रुप ने, और साथ ही ये कहना कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक पैरेलल मुतबादिल बना दिए हमने। और अब जनाब वो बिल्कुल ही अजीब सा ही मामला हो गया, जो मैंने आपसे कहा ना कि वो अजीब सा मामला हो गया ये। और जब खारजा पॉलिसी हम डिस्कस करते हैं, अंदरूनी मामलात पे तो कम बात करते हैं, लेकिन खारजा पॉलिसी में आप देखें कि लुक ईस्ट किधर गई, वो म्यांमार, बांग्लादेश, उधर सारा वो अफरा तफरी मची हुई है। मणिपुर को देख, उधर लुक ईस्ट पॉलिसी, इधर लुक वेस्ट तो पाकिस्तान बैठा है। और फिर यार यहाँ पे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से पहली दफ़ा जो मैं जुमला देखें, पहली दफ़ा तारीख में ये, इसको मुझे नहीं पता कि कैसे प्लान किया है, क्या तारीख में इंसान, यानी हज़ारों साल की तारीख में गालिबन पहली दफ़ा जो हिंदुस्तान है वो वस्ती एशिया से डिस्कनेक्ट है। कभी नहीं हुआ आज तक भी। बाबर, मंगोल, उससे पहले आर्यंस, उससे पहले तुर्क कबाइल, उससे पहले जो भी आता था, गौरी, और जो भी आता था सवाए अंग्रेज़ों के, अंग्रेज़ आए थे बस पानी के रास्ते, ज़ाहिर डच कंपनी और मतलब है कि पुर्तगाल या बाकी तो सारे जो ज़मीनी रस्तों से आए हैं तो यहीं से आए हैं ना, या फिर आप कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम और एक बात। बाकी तो जितने भी आए हैं लोग यहाँ पे, तो वो तो वस्ती एशिया से आए हैं, वो कोई हिमालय पार फलांग के तो नहीं आए, वो भी ऊपर से घूम के पहले। और ये एक बड़ा कनेक्शन था इसमें। अब ये कि वो डिस्कनेक्ट, उधर से भी डिस्कनेक्शन, इधर से भी डिस्कनेक्ट, ईरान के साथ भी डिस्कनेक्ट, तो ये मुझे नहीं पता कि कैसी पॉलिसी बनी है। और चाइना तो ऊपर, अब ब्रिक्स में वो मतलब एससीओ की समिट में इतनी ज़बरदस्त लॉबी हुई थी इंडिया की। पाकिस्तान तो खैर शुरू से था इसमें कि हम जाएंगे एससीओ में, लेकिन इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि उसमें जाएं। तो एससीओ में जाके वो जा नहीं रहे, क्योंकि शी जिनपिंग वो है ही उनकी शंघाई 5 से, वो है ही शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बात यह है कि ये एक मैं तो उसको समझने से कासिर हूँ। और ख़ासतौर पे हैफा पे जो अटैक हुआ है हुतीस का, तो ये एक तशवीशनाक बात है कि, और ये अब नई बरतानवी जो हुकूमत है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि बहर अमर के अंदर कैसे काबू पाएँ। लेकिन उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। कल जो भी रिजल्ट आता है, हमारी तो नई ख्वाहिशात हैं अगली हुकूमत के लिए, लेकिन एक तो ब्रेग्जिट, एक फिर लोकल उनके जो इशू चल रहे हैं। टोरीज तो बिल्कुल मायूस करके गए हैं, या कंजर्वेटिव, तो बहरहाल जो भी रिजल्ट आता है, मैं नहीं पता वही जीत जाए। लेकिन यह है कि बहरहाल वो उनके सामने चैलेंज जो है ये भी होगा, जो एक रेड सी के अंदर क्राइसिस पैदा हो गई है। आप देखें कि सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, कतर, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, ये सब आपस में इनके कैसे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, कैसे बेहतर हुए। और आप दाद दें कतर को, मतलब कतर में जो है वो हमास के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तालिबान के भी हो रहे हैं, बाकी मुल्कों के भी हो रहे हैं। और वो देखें कि वो छोटा मुल्क है, अगर आप उसको साइज़ में देखें, वो कितनी उनके लोग, ये हमसे संभाल ही नहीं जाता यहाँ पे। वो तो नौजवान, तुम भी चले जाओ, तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ, तुम भी चले जाओ, जो बाहर गए वापस नहीं आना, यहाँ से जो है वो चले जाओ, मतलब अजीब व गरीब। ये जो है ना, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर तक ये मामला चल नहीं सकेगा, क्योंकि बाहर का इलाके का दबाव बहुत है, दुनिया का दबाव बहुत है, पब्लिक मईशत, इसमें ये मेरा ख्याल है कि ये बैठें, या तो कोई अचकज़ई साहब हैं मेरे ख्याल से, जो कि मियाँ साहब के भी दोस्त हैं बड़े गहरे, और वो सबको बिठा सकते हैं, फजलुर रहमान साहब सबको बिठा सकते हैं, और भी शख्सियात ऐसी मौजूद हैं, सियासी शख्सियात जो बिठा सकती हैं, सबको बिठाएं एक जगह। इस वक्त एक क्राइसिस है ना, मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब की भी बात कि वो भी बजट से खुश नहीं है, राना सनाउल्लाह भी खुश नहीं है, कोई भी एक आदमी भी खुश नहीं है इस पर, पता नहीं किसने ये क्या है। और आगे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी है, तो बैठें, थोड़ा सा मतलब बातचीत करें, देखें ना, और उसमें जो है वो जो उल्टे सीधे मुकदमात हैं उनको ख़त्म करें, और फिर आगे बढ़ें। जो जेनुइन मुकदमात हैं उसके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कि अक़वाम मुत्तहिदा बयान दी, अच्छा इमेज नहीं जा रहा। और पाकिस्तान के देखें ना, अब क्या इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, इतने बड़े चेंजेस, नई क़यादतें, नए लोग, फ़ौरन ईरान में इतना बड़ा सानिया हुआ, इस दौरान उन्होंने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को ऊपर नीचे नहीं होने दिया, और वो फ़ौरन ही उनकी नई क़यादत सामने आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें
लेकिन अब बजट के मुझे नहीं पता कि आफ्टर इफेक्ट्स को ये, क्योंकि बात कोई नहीं कर रहा ना हुकूमत की जानिब से, या तो कोई बात की जो हुकूमत खुद ही कह रही है कि ये बजट जो है ये बड़ा ज़ालिमाना बजट है। तो भाई फिर ज़ालिमाना बजट है तो फिर आप मतलब पीपल्स पार्टी भी कह रही है बहुत बुरा बजट है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी कह रहे हैं बहुत बुरा बजट है, तो इसकी तो पब्लिक को फिर फेस कौन करेगा? तो ये जो है ना एक होप इस वक्त दिलाने की ज़रूरत है। तो वो मेरे ख्याल से ये दिलाएं, जिन मुल्कों में ख़राब हालात भी होते हैं वहाँ पर कोई उम्मीद तो दिलाई जाती है। इस तरह तो नहीं छोड़ देते आप कि भाई इसमें जो है वो देखें मतलब है कि डंडा लेके हाँकेंगे 25 करोड़ अवाम को, इस तरह नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसमें बातचीत खुलेगी। और अचक से साहब मेरे जहन में आते हैं, क्योंकि अचक से साहब के मियाँ साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, फजलुर रहमान साहब के भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जरदारी साहब से भी अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों के। तो ये मेरे ख्याल से अगर कोशिश करें तो बढ़ना पड़ेगा किसी ने, ये दोनों ही आते हैं। और भी कोई हो सकती हैं शख्सियात, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी हैं, लेकिन वो तो ज़ाहिर है कि नहीं मिलेंगे जरदारी साहब से या मियाँ साहब से। लेकिन ये जो शख्सियात हैं इनको कोई गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस या कोई मिल के बिठाना चाहिए सबको और कोई रास्ता निकालना चाहिए, वरना ये अवाम सड़कों पे बिफरे हुए अवाम आ गए और बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान हैं कि अभी इस महीने बिल क्या आएगा। लोग बहुत परेशान हैं और हम किन शराइत पे IMF से बात करेंगे। अगला मुआहदा जो हम करने जा रहे हैं, अभी तो ये ख़त्म किया ना हमने कि ये तो कहते हैं अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, वो अब ये तो सारी हमने कंडीशंस पूरी कर दी कि अगला मुआहदा होगा। अब अगर अगले मुआहदे में उन्होंने कोई और शिक डाल दी तो फिर तो ये मतलब है कि इस वक्त बहुत इस्तेकाम की ज़रूरत है मुल्क के अंदर। और हम क्यों मौका दे रहे हैं दूसरों को कि वो इस तरह के बाहर की दुनिया से बयानात आने शुरू हो गए। मेरे ख्याल से मतलब इसको ज़रा हमारे काबरीन संजीदा लें, तो मतलब है कि अपने एक ऐलान कर दें कि हम अखराजात ख़त्म कर रहे हैं अपने, जो हमने इतने अरबों रुपए के अखराजात रखे हैं इस साल हम नहीं करेंगे, या उसको अदा कर देंगे, या अपने जो मुख्तलिफ ईवानों वगैरह के अखराजात हैं वो ख़त्म कर देंगे। 200 अरब ये वहाँ से बहुत सारे पैसे कट जाएंगे, और नहीं भी कटेंगे तो आवाम को एहसास तो होगा ना कि उनके साथ उनके रहनुमा खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए, बजाय इसके कि अफरा तफरी मज़ीद मुल्क में पड़े। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।